बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर ऑल, दिस इज़ सैयद एम.एस. मेहदी और राइट नाउ मैं मौजूद हूँ डीकन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में। और यहाँ पे मौजूद होने का जो मकसद है वो ये है कि आई गॉट अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर माई PhD इन लास्ट ईयर। और उसके बाद व्हेन आई लैंडेड हियर तो आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस इन माय इनबॉक्स और इवन इन कमेंट सेक्शन के हमें भी बताएं कि किस तरह से हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप एक्वायर कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। सो ये वीडियो मैं बहुत पहले बनाना चाहता था, लेकिन इट टुक मी अराउंड 5 months टू मेक दिस वीडियो। उसके पीछे वजह यह है, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस जब हम यहाँ पे आते हैं। डिस्पाइट ऑफ हैविंग स्कॉलरशिप हमें बहुत से और चैलेंजेस को भी फेस करना होता है, और उन चैलेंजेस की वजह से ये ज़रा वीडियो डिले हुई। मैं वो चैलेंजेस भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा ताकि हाउ इट फील्स लाइक और हमें किस तरह से रेडी होना होता है व्हेन हम ट्रैवल करके यहाँ पर आते हैं उसके लिए। लेकिन वो बाकी वीडियोस के अंदर मैं शेयर करूँगा आपसे आगे। इस वक्त जो मेन चीज़ मैंने आपसे इस वीडियो के अंदर शेयर करनी है वो 2 पार्ट्स होंगे इस वीडियो के। एक ये कि प्री रिक्विजिट्स या क्राइटेरिया क्या है व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन ऑस्ट्रेलिया, और सेकंड जो है मैं आपको उसका प्रोसेस पूरा गाइड करूंगा। अगर आप पहला पार्ट डिटेल से अच्छी तरह सुन लेते हैं तो मेरा ख्याल है दूसरे पार्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा और वो क्विक हो जाएगा। सो मूव करते हैं हम अपने पहले पार्ट की तरफ। पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपका मास्टर्स डिग्री बाय रिसर्च हो या फिर एमफिल की डिग्री हो, और एमफिल के अंदर भी आपने रिसर्च थीसिस किया हुआ हो, यानी आपके पास एविडेंस हो कि आपका रिसर्च बैकग्राउंड है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है हमें यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के अंदर एमफिल के अंदर रादर देन रिसर्च थीसिस वो कोर्स ऑफर कर देती हैं या फिर प्रैक्टिकम साइड के ऊपर ले जाती हैं, तो वहाँ पे इशू हो सकता है। तो खैर फर्स्ट थिंग के बाद जो सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किया, वो पॉइंट्स मैंने इसलिए नोट किए ताकि हम कोई भी चीज़ मिस ना कर दें। मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से सारी चीज़ें गाइड कर लूँ और आसान तरीन अल्फाज के अंदर गाइड करूँ, और अगर फिर भी कोई चीज़ मिस हो गई तो हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस कर लेंगे, या फिर आप नीचे मुझे कॉमेंट्स में या इनबॉक्स करके मुझे बता दीजिएगा। सेकंड थिंग जो है वो ये है कि मिनिमम आपके जो एमफिल में या फिर जो मास्टर्स की डिग्री आपने लास्ट की है बाय रिसर्च, उसके अंदर मिनिमम आपके 80% मार्क्स हों। और ये मैंने मेनली ये रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी की देखी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की हो सकता है इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, लेकिन इससे कम मेरी नज़र से यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं गुजरी। फिर भी आपने जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देखना तो उसमें एक्सप्लोर कर लेना है कि क्या यूनिवर्सिटी कोई इससे भी नीचे फुली फंडेड स्कॉलरशिप की रिक्वायर कर रही है परसेंटेज फॉर योर मास्टर्स बाय रिसर्च डिग्री, तो ये आपने देख लेना। लेकिन बट माई एक्सपीरियंस इज़ कि 80% मिनिमम मार्क्स आपके लास्ट डिग्री के अंदर होना ज़रूरी है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपके आइल्स के अंदर जो स्कोर हो। कई यूनिवर्सिटीज़ आइल्स ही रिक्वायर करती हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि आइल्स, टॉफिल या PTE इन तीनों में से भी कोई रिक्वायर कर सकती हैं, और इंडिविजुअली उसके उन्होंने स्कोर्स वहाँ पे मेंशन किए हुए होते हैं अपने क्राइटेरिया के अंदर। मैंने क्योंकि डीकन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था तो और मल्टीपल और यूनिवर्सिटीज़ में भी किया था, लेकिन डीकन का जो क्राइटेरिया था दैट वाज 7 बैंड इन आइल्स ओवरऑल और 6.5 ईच, इससे कम उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं थी। और इसके अलावा मेरा ख्याल है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर टॉफिल या उसकी ऑप्शन भी थी, लेकिन आई डिडंट गो फॉर दैट, और मैं क्योंकि आइल्स के लिए गया दैट्स वाई फिर मैं आपको आइल्स का ही बता रहा हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी है उसका प्रूफ आपके पास आइदर आइल्स, टॉफिल या PTE के थ्रू होना चाहिए है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर यूनिवर्सिटी। दिस वॉज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की जब हम बात करते हैं जी, तो आपका रिसर्च बैकग्राउंड की मैंने बात कर लिया, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर एक चीज़ और लिखी हुई है, दैट इज़ पब्लिकेशंस। मैंने क्योंकि यहाँ पे मेरे और बहुत से रिसर्चर्स के साथ अब मेरा ताल्लुक है और उनके साथ गपशप रहती है, और उनके प्रोसेस भी मैं अक्सर उनसे पूछता रहता हूँ कि उनकी जर्नी कैसी रही। और उसके अंदर मैंने ये देखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी विदाउट पब्लिकेशंस सिलेक्शन हो गई है और कुछ की विद पब्लिकेशंस हुई है। तो और मैं अपनी भी बात करूं तो मेरी कोई पब्लिकेशन नहीं थी बिफोर लैंडिंग हेयर, और मेरी विदाउट पब्लिकेशन ही सिलेक्शन हुई है फॉर दिस फुली फंडेड स्कॉलरशिप। मैंने फिर ये एनालाइज किया है कि इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता कि आपकी पब्लिकेशन है या नहीं है, ये ऑप्शनल चीज़ है। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इट डजेंट मैटर। इसकी वजह से आप अपने आप को कम ना फील करें। बाकी रिक्वायरमेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फुलफिल होना ज़रूरी है, जिसमें से एक रिक्वायरमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है, जो सारी इंपॉर्टेंट लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव कि वो
ऑक्सीजन का काम करती है, उसके ऊपर मैं आता हूँ। नेक्स्ट वही रिक्वायरमेंट मैं आपको बताने लगा हूँ, रिक्वायरमेंट नंबर 5, कि जो मैं समझता हूँ कि इट सर्व्स एज एन ऑक्सीजन फॉर यू, लैंडिंग से पहले भी, आपके इधर आ जाने के बाद भी, और थ्रू आउट योर डिग्री। आई बिलीव कि ये रिक्वायरमेंट जो है और ये जो पॉइंट है ये आपके लिए एज ऑक्सीजन का काम करता है, और ऑक्सीजन हमें हर वक्त चाहिए होती है। बाकी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट एड्स हैं, वो कभी आपको पहले चाहिए, कभी बाद में चाहिए, कभी किसी वक्त स्पेसिफिक टाइम में चाहिए, लेकिन ये रिक्वायरमेंट जो मैं आपको बताने लगा हूँ इट सर्व्स लाइक एन ऑक्सीजन, और वो है आपका सुपरवाइजर के साथ लिंकेज। और वो कैसे बनेगा? सबसे पहले उसके लिए रिसर्च प्रपोजल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए है। रिसर्च प्रपोजल एक ऐसा सरसरी सा मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन इसके ऊपर एक कोई और वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके लिए बनाऊंगा, जिसके अंदर डिटेल से मैं शेयर करूंगा कि रिसर्च प्रपोजल में क्या होना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको आपके सुपरवाइजर के साथ कनेक्ट करता है इनिशियल ग्राउंड्स के अंदर, और बताता है कि आप क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं, आपकी रिसर्च का मेन आइडिया क्या है, क्या प्रपोज्ड आइडिया है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी रिसर्च। और ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपको रिप्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ योर सुपरवाइजर, और उसकी अटेंशन ग्रैब करता है, या उसका इंटरेस्ट के साथ अगर ये अलाइन हो जाता है तो वो आपको पिक कर लेता है। सुपरवाइजर ने अगर आपको पिक कर लिया है तो समझ लें कि आपके फुली फंडेड स्कॉलरशिप का आई बिलीव के मैक्सिमम काम हो गया, अगर आपके सुपरवाइजर ने आपको पिक कर लिया है। इसके ऊपर हम डिटेल से एक और वीडियो में बात करेंगे। सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी है कि आपकी रिज्यूमे या सीवी, एक अच्छी सी प्रोफेशनल रिज्यूमे आपकी वो रेडी हो, और उस रिज्यूमे के बाद जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि आपने हर सुपरवाइज़र को ईमेल करनी होती हैं, लेटर ऑन हम इसके ऊपर बात करेंगे। सो जब आपने ईमेल्स करनी होती हैं सुपरवाइज़र को, तो ऑफ कोर्स ईमेल का कुछ कंटेंट भी होना ज़रूरी है, हम ब्लैंक ईमेल्स नहीं भेजते। तो एक प्रोफेशनल सा, एक अच्छा सा कवर लेटर की तरह एक कंटेंट होना ज़रूरी है, जो कि आपने हर सुपरवाइज़र को भेजते हुए, हर यूनिवर्सिटी के सुपरवाइज़र से रब्ता करते हुए उसको एज़ पर योर रिक्वायरमेंट पहले एडिट या अल्टर कर लेना है। अब उससे नेक्स्ट हम रिक्वायरमेंट के ऊपर आते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट नंबर 8 है, और वो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर रह जाता है अगर आप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हों। और वो रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास अप्लाई करने से, रब्ता करने से पहले सुपरवाइजर्स के साथ आपके पास एक लिस्ट ज़रूर बनी हुई हो, एक कंप्रीहेंसिव से लिस्ट, जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ के नेम्स हो टारगेटेड, जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, साथ में आपके सुपरवाइजर्स के नेम्स एंड कॉन्टैक्ट्स और उनका जो रिसर्च के डायमेंशंस हैं वो उसके अंदर आप मेंशन कर लें। बेहतर है कि आप कोई एक्सेल की शीट बना लें या जिस भी तरह एज यू फील कंफर्टेबल, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ें हों ताकि जब आप अप्लाई करना शुरू करें तो आपके लिए आसानी हो और आप फिर मुतवातर अप्लाई करते चलें। नेक्स्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है फॉर दिस प्रोसेस वो है आपके रिकमेंडेशन लेटर्स या फिर आपके रेफरेंस लेटर्स, जो कि मेरे केस के अंदर मैंने अपने मल्टीपल जो प्रोफेसर्स रहे हैं मेरे इन प्रीवियस डिग्री, एमफिल डिग्री, उनसे मैंने रब्ता किया था और उनसे फिर लिखवाए। और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यूनिवर्सिटी या सुपरवाइज़र, आपके जो आने वाले सुपरवाइज़र होते हैं वो ये चाह रहे होते हैं कि एटलीस्ट एक लेटर उनसे ज़रूर हो जिन्होंने लास्ट में आपकी रिसर्च को सुपरवाइज़ किया। सो मैंने ये किया कि मैंने 2 से 3 सुपरवाइज़र्स को रब्ता किया इस हवाले से, ताकि कई दफ़ा सुपरवाइज़र्स बिजी भी होते हैं, कई दफ़ा उनके पास टाइम नहीं होता, तो कम से कम आपके पास बैकअप में अगर 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए तो आपके पास 2 से 3 प्रोफेसर्स बैकअप में ज़रूर हों, कि अगर उनमें से किसी की अनअवेलेबिलिटी होती है तो आप किसी और को रब्ता कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वो एक्सटर्नली आपको रिकमेंडेशन आपकी तरफ से दे रहे होते हैं कि हाँ आप इस काबिल हैं कि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया जा सके, और इसकी बड़ी वेटेज होती है। नेक्स्ट एक और चीज़ है जी, वैसे तो आप जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट की खातिर खा इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन स्टिल क्योंकि आपने आगे वीज़ा के लिए भी अप्लाई करना है तो एहतियातन बैंक स्टेटमेंट अपनी कुछ मेंटेन करके रखना ज़रूरी होती है। और क्योंकि मैंने अपने साथ अपनी वाइफ का भी अप्लाई किया था, तो अगर तो आप अपने हस्बैंड का या वाइफ का भी आपने साथ में अप्लाई करना है एज अ डिपेंडेंट वीज़ा, तो फिर ज़रूरी है आपके लिए, फिर तो कंपलसरी हो जाता है कि आप एटलीस्ट 3 मंथ्स की जो है एक बैंक स्टेटमेंट ज़रूर मेंटेन करें, कम से कम 3 मंथ्स की, उससे ज़्यादा हो तो दैट्स रियली गुड। फुली फंडेड स्कॉलरशिप के अंदर नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं मांग रही होती। मेरे केस के अंदर यह था कि उन्होंने दे जस्ट रिक्वायर्ड अ स्टेटमेंट ऑफ 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट,
जो कि $6,300 की हो। और $6,300 अराउंड उस वक्त बन रहे थे कोई 14 से 15 लाख, इतने तकरीबन बन रहे थे पाकिस्तानी PKR। तो वो कोई इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा और बाद में भी आपसे मैं शेयर करूंगा फाइनेंशियल्स भी जो मेरे यहाँ पे आने तक मेरे खर्चे हुए। तो मैं चाहूँगा कि आप तकरीबन कोई 2 मिलियन की या 2.5 मिलियन की ज़रूर अपनी बैंक स्टेटमेंट एक शो कर दें। इट्स बेटर कि आप कबल अस वक्त टाइम से पहले जो है अपनी डिग्रीज़ को अटेस्ट करवा लें और सर्टिफिकेट्स को, डिग्रीज़ को और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स है उनको अटेस्ट करवा लें। HEC से कोई भी चीज़ आपने अटेस्ट करवानी होती है तो उसकी डेट्स बहुत दूर की मिल रही होती हैं। और उसके बाद ऑनलाइन सबसे पहले आपको एक लेंथी फॉर्म फिल करना होता है, उसके ऊपर फिर किसी वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन वो आपको फिल करना है एंड देन उसके बाद उसकी डेट का इंतज़ार करना है। और अगर तो आपके स्पाउस ने या आपके स्पाउस ने साथ में अप्लाई करना है तो उसकी भी ये सारे चीज़ें अटेस्टेड लेकर जाएं तो वो बहुत बेहतर है। आपको फ्यूचर में भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ग्रैब करनी होती है, हो सकती है, तो वो भी आप पिक कर सकते हैं। वन ऑफ द इंग्रेडिएंट आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से मुराद, जिसको SOP भी कहते हैं, उससे मुराद एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर आप अपना तारुफ करवाते हैं और आपकी क्या मोटिवेशन है इस स्कॉलरशिप के पीछे, कि इसके अप्लाई करने के पीछे क्या आपकी मोटिवेशन है और आपकी स्टोरी क्या है। आपने उसको अपने प्रीवियस बैकग्राउंड को हाईलाइट करना होता है और उसको रिलेट करना होता है अपने इस एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। कई दफ़ा तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस का पार्ट होता है तो आप उसके अंदर ही वो स्टेटमेंट को पेस्ट करते हैं और कई दफ़ा इसको आपने एक सेपरेट डॉक्यूमेंट भेजना होता है। तो इन दोनों ही सूरत हाल के लिहाज से आपको इस डॉक्यूमेंट को रेडी रखना चाहिए। एक इंटरव्यू होता है जो कि आपके रिसर्च सुपरवाइज़र आपसे लेते हैं और वो जब जिन दिनों में आप उनसे राब्ते में आते हैं वो आपको इंटरेस्ट शो करते हैं, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो आपको जूम इंटरव्यू का जो है वो एक ईमेल करते हैं और फिर आपको उस जूम इंटरव्यू के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है। वो आपका फर्स्ट एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है अपने सुपरवाइज़र के साथ और इसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। और आप उसके अंदर मेनली सुपरवाइज़र ने जानना होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे हैं। पर्सनैलिटी से मुराद मेरी ये है कि रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और जो रिसर्च का प्रपोजल आपने लिखा है उस पर आपको कितनी कमांड है और इस किस्म के क्वेश्चंस, और आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं और आप कितनी पोटेंशियल रखते हैं अगर आपको ये स्कॉलरशिप दे दिया जाए। एक रफ सा, एक हल्का सा इनिशियल आइडिया आपका रिसर्च सुपरवाइज़र लेना चाह रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेडलाइंस का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, क्योंकि अगर आप सही डेडलाइंस के मुताबिक नहीं चल रहे होंगे और डेडलाइन से पहले अप्लाई नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे अपनी एप्लीकेशन के प्रोसेस को, तो यकीनन आपकी एप्लीकेशन किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर रुक जाएगी। और जो कम्युनिकेशन अगर सुपरवाइज़र के साथ या आपकी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के साथ भी चल रही है, वो टाइम टू टाइम उसके रिप्लाई भी करते जाएं और क्विक रिस्पॉन्सेस दें। और जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं वो भी आप क्विकली उनके ऊपर काम करते चले जाएं, उसमें ज़रा सी भी लेजीनेस ना दिखाएं और ना ही उसके अंदर डिले करें। वीडियो के स्टार्टिंग में तो मेरा यही इरादा था कि मैं सेकंड पार्ट जो कि प्रोसेस के हवाले से है उसको इसी वीडियो के अंदर ही कवर करूं, लेकिन चूंकि प्रीरिक्विजिट्स और जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स आपको बताने थे उनकी लेंथ चूंकि वीडियो की ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए अब जो प्रोसेस की वीडियो है वो मैं सेपरेट बनाकर मे बी इन अ डे और 2 आप तक पहुंचा दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह से दुआ है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दें। सैयद MS मेहदी साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।